तो अभी तक हमने जितनी बात की है बच्चों, उस बात में हमने बोला है सिर्फ लॉ समझे हैं और फोर्सेस को लगाना समझा है। जैसे कि आपको ये याद होना चाहिए कि टेंशन जो है वो हमेशा पुलिंग फोर्स है और पूरी स्ट्रिंग में हर जगह एक जैसा होता है। कोई बोले टेंशन किधर लग रहा है तो आप उसको तब तक जवाब नहीं देंगे जब तक ये ना पूछा जाए किस पर। किस पर? क्योंकि एक ही टेंशन छत पे भी वही रस्सी है और वही रस्सी ब्लॉक पे भी है, टेंशन के आधे भाग पे भी लग सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए, एकदम छोटी छोटी बातें पर इनको ध्यान रखेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो किस पे क्या फोर्स लग रहा है? जैसे स्प्रिंग फोर्स मैंने कहा था कि वो हर जगह सेम रहता है, kx जो भी है वो पूरी स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स सेम रहता है। कोई बोले स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है, तो उसका आंसर है हर जगह लग रहा है। हर जगह लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, कई बार फीलिंग बेस पे मत किया कीजिए। स्प्रिंग फोर्स हमेशा याद रखिएगा, अगर स्प्रिंग एक्स खिंची हुई है तो स्प्रिंग फोर्स kx है। क्यों खिंची है, कैसे खिंची है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके हर एंड पर जो स्प्रिंग का फोर्स है उसकी वैल्यू kx ही होगी। जैसे एक छोटे से सवाल से हम स्टार्ट करें कि मान लो आज मैं इस चीज को देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारे पास एक सिचुएशन है, यहां पर एक स्प्रिंग बंधी हुई है जमीन फिक्स दीवार से और इसको F फोर्स से खींचा गया है। इसको F फोर्स से खींचा गया है। दूसरे केस में मैंने यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये जमीन जो है वो रफ है यहां पे, यानी यहां थोड़ा फ्रिक्शन है। अभी हमें फ्रिक्शन नहीं पता पर इसमें भी स्प्रिंग लगी हुई है और इसके इस एंड के ऊपर F फोर्स लग रहा है। इसके एंड इस एंड पे F फोर्स लग रहा है। यहां पर ये स्मूथ है, यहां पे ये ब्लॉक फिर से रखा हुआ और ये स्मूथ है, ये स्मूथ है। और यहां पर भी एक स्प्रिंग है, इसके इस एंड पर F फोर्स लग रहा है। F तो तीनों केसेस में सेम स्प्रिंग है। स्प्रिंग के एक एंड पर फोर्स F लग रहा है। एक जगह दीवार है, एक जगह रफ सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक है, एक बार जमीन पे खाली जमीन पे रखा हुआ स्मूथ सरफेस से ब्लॉक है। किस केस में इलोंगेशन ज्यादा होगा? किस केस में इलोंगेशन ज्यादा होगा? मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा आपके, आप वही ढाक के तीन पात है, जहां थे वही है, चाहे जितना कोई समझा दे आपको समझ में नहीं आ रहा। सेम स्प्रिंग फोर्स हर जगह सेम होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर फोर्स देखूं तो यहां पर स्प्रिंग के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F, तो स्प्रिंग का यहां भी इस जगह भी F की वैल्यू F ही होगी, यहां भी F की वैल्यू F ही होगी, यहां भी F की वैल्यू F होगी। स्प्रिंग पूरी जगह एक ही फोर्स लगता है बेटा। आप फील बेस पे आंसर मत दीजिए कि ये ज्यादा खिंच जाएगा, आप उसको दूसरी तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फील नहीं है फोर्स लगाने पे क्या हो, फोर्स यहां पे F है, तो अगर मैं इस छोटे से पार्ट को देखूं तो इस वाले पार्ट का नेट फोर्स, नेट मास कितना है? 0। तो इसमें कौन कौन फोर्स लगा रहा है? एक आप F लगा रहे हैं और दूसरा स्प्रिंग इधर लगा रही होगी। क्या दोनों फोर्सेस बराबर होंगे? अरे क्या इसका नेट मास 0 है तो क्या दोनों फोर्सेस बराबर होंगे? तो F बराबर स्प्रिंग फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? kx, यानी यहां पे kx की वैल्यू F के बराबर होगी। यहां पे ये चीज मासलेस है कि नहीं है? मासलेस है, तो इसमें भी F लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? kx, के दोनों बराबर फिर से होंगे, तो F बराबर क्या आ गया? kx। यहां पर भी क्या होगा? F बराबर kx। आप कभी भी फिजिक्स के सवालों को मेरे बच्चों, आप अपना दिल में जो आ रहा है उससे ना किया कीजिए कि ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है। फील आएगा सब गड़बड़ हो जाएगी। आप फंडामेंटल्स पे भरोसा रखिए कि स्प्रिंग का फोर्स हर जगह kx होता है। स्प्रिंग का फोर्स पूरी स्प्रिंग में हर जगह फोर्स kx की वैल्यू kx ही होती है। स्प्रिंग फोर्स कभी नहीं बदल रहा। रस्सी में टेंशन जब तक कोई बीच में आदमी ना आ जाए तब तक हर जगह टेंशन T ही रहता है। ये जो बातें मैंने कही हुई है, वो जो स्टार्टिंग में, वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उन पे सवाल कभी भी ऐसे बन सकते हैं। ये सवाल, बिलीव मी, ये सवाल आ जाएगा। आपने जो आंसर दिया है, आपने छोड़िए 99.99% जनता यही आंसर देगी, यार इसमें लग रहा ज्यादा खिंच जाएगा, इसमें तो चल जाएगा यार, इसमें तो फील आ रहा है कि स्मूथ है, चल जाएगा, खिंचेगा ही नहीं। क्यों ऐसे करते हैं? क्यों ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपने भरोसा रखिए सिर्फ किस पे? फंडामेंटल्स पे, और तभी सवाल को ट्राई करने की कोशिश करिए, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फील को किनारे रखिए। फिजिक्स की क्लास में कोई फील व्हील नहीं है। फिजिक्स की क्लास में सिर्फ जो हमने सीखा है वही है, उस पर भरोसा रखेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर ऑल द टाइम। क्लियर है? गुड। अब मैंने आपको इसके अलावा बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ विच सेज F इक्वल टू ma, और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप सेमी सवाल को अलग ऑब्जर्वर बन के सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर वो ऑब्जर्वर खुद एक्सिलरेट कर रहा है, तो उस बॉडी पर जो न्यूटन सेकेंड लॉ होगा मेरे बेटा, वो F बराबर ma की जगह F प्लस FP, वैसे जनरल है करेक्शन टर्म, पर स्यूडो फोर्स बराबर ma होगा। F प्लस FP बराबर ma होगा। स्यूडो फोर्स लगाने का तरीका है मास ऑफ ऑब्जेक्ट
इंटू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर का प्रोडक्ट करके लगाएंगे और उसकी दिशा हमेशा अपोजिट टू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होगी। ऑब्जेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता, सूडो फोर्स होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विद एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब आगे हमें क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अभी हमने इक्विलिब्रियम के सवाल किए थे तो मैंने कहा था एफबीडी बनाइए और सारे फोर्सेस को अपनी मन मर्जी सी की दो दिशाएं सोच लीजिए, परपेंडिकुलर, अपनी मन मर्जी की, कोई रूल नहीं था उसमें। इसको एक्स मानना, इसको एक्स मानिए, इसको वाई मान लिया, इसको एक्स मानकर इसको वाई मान लीजिए, कैसे भी तोड़ लीजिए और सारे फोर्सेस को तोड़कर आप उन पर नेट फोर्स 0 दिखा दीजिए, ये आपको आता है। अब से वो चीजें चल रही होंगी तो पहला एक गेस आपको कॉमन सेंस से करना है कि चीज जो चल रही होगी वो किधर चल रही होगी, तो उसके एक्सेलरेशन एज्यूम करने। यानी स्टेप 1 क्या होगा, जब भी कोई सवाल पूछे एक्सेलरेशन निकालो, ये निकालो, वो निकालो, तो स्टेप 1 क्या होगा, आप उसके एक्सेलरेशंस एज्यूम करेंगे। एक्सेलरेशंस एज्यूम करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एज्यूम करेंगे, फिर उनके एक्सेलरेशन में कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशन होगा तो उसको गेस करेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिलेशन ये हो रहा है। यहां पे मैं आपको सवाल के थ्रू समझाता हूं कि कैसे सवाल सॉल्व करना है। जैसे प्लीज ध्यान समझिएगा, पहला सवाल ही मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल से ही शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये एक थीटा है, ये एक 2m मास का ऑब्जेक्ट वेज रखा हुआ है और यहां पर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब इस सवाल में पूछा गया कि बताओ कौन किस एक्सेलरेशन से चलेगा, इनके बीच का नॉर्मल फोर्स कितना है, जमीन से नॉर्मल फोर्स कितना है, सब कुछ पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है। इनको छोड़ दिया, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या चलेंगी चीजें? चलेंगी। अब आपसे सबसे पहला स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 जो आपको समझ में आना चाहिए, लिखने का फायदा नहीं, समझ में आना चाहिए। क्या स्टेप 1 है? आप इनके एक्सेलरेशंस कॉमन सेंस से एज्यूम करिए। इनके एक्सेलरेशन किधर चल रहा होगा, आपको जो लगता हो, दिख रहा हो कि ये इधर चल रहा होगा, उसके हिसाब से बताइए। जैसे वेज के बारे में बात करते हैं, क्या ये चलेगा? वेज के बारे में चलेगा, 2m और m यहां रखे हुए, क्या ये चल सकता है? घबराइए मत, बताइए चल सकता है। क्यों चल सकता है मैं समझा नहीं। फ्रिक्शन है नहीं, कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो अगर आप देखें तो 2m पर m इधर धक्का मार रहा है, इधर धक्का मार रहा है, थोड़ा थोड़ा फील अपना फ्री बॉडी डायग्राम का, तो इधर धक्का मार रहा है तो इसके पास एक फोर्स इधर की तरफ आएगा, एक नीचे की तरफ आएगा, तो क्या चल सकता है? ये किधर चलेगा? अगर चलेगा तो लेफ्ट चलेगा, राइट चलेगा, लेकिन उड़ेगा तो नहीं, घुसेगा तो नहीं। मान लो कंफ्यूजन हो गया कि सर लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, पर अगर चल सकता है 2m तो इस 2m के पास संभावनाएं क्या है चलने की? या तो लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है। लेफ्ट राइट में अगर कंफ्यूजन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट मान लीजिए, पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि लेफ्ट में जाना चाहिए यार। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि आप इसका एक्सेलरेशन ये नहीं मानेंगे, नीचे नीचे तो नहीं हो सकता ना, जमीन फाड़ के तो नहीं घुस जाएगा या उड़ने तो नहीं लगेगा। ये तो इतना कॉमन सेंस तो हमारे पास रह सकता है ना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। इतना तो रह सकता है कि चलेगा तो ये लेफ्ट या राइट चलेगा। तो हमने इसका स्टेप 1 हमेशा होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ माना a1। इसका एक्सेलरेशन हमेशा स्टेप 1 हमेशा यही रहेगा, एक्सेलरेशन एज्यूम करेंगे a1। ये आपने इसका एक्सेलरेशन देखा, क्या आपने इसका एक्सेलरेशन a1 देखा? समझ में आ गया। व्हाट अबाउट दिस ब्लॉक? विल दिस ब्लॉक मूव? विल दिस ब्लॉक मूव? किधर चलेगा? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन चलेगा। ये आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? सोचिए कि आपको सिर्फ ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन चलता हुआ दिख रहा है। अरे बताइए, ध्यान से सोचिए, मेरे को मत देखिए, मेरे बारे में मत सोचिए मैं क्या सोच रहा, आप सोचिए कि क्या हो रहा होगा, सोचने की कोशिश करिए। क्या ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन सिर्फ चल रहा होगा? गलत सोच रहे हैं आप, आगे जा रहा होगा और मेरे बेटा ये अरे जबरदस्ती की बात है नहीं, ये इस पे सरकेगा तो है, ये सरकेगा ही है। लेकिन मेरे बात थोड़ी देर बाद ये इस पे सरकेगा तो अगले मूवमेंट पे ये यहां आ जाएगा। अगर आप कह रहे हैं इसके अगले मूवमेंट यहां आ जाएगा, पर यहां तो वेज ही नहीं है, वेज तो इधर आ चुका होगा। कैसे सरकेगा सिर्फ इस पे? ऐसे क्या इस दिशा में कैसे चल सकता है ये सर? इस दिशा में? अरे मेरे बेटा आप मुझे ये बताइए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, इस समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हम ये ट्रेन का डब्बा है हम लोग, ठीक है, ट्रेन का डब्बा है पक्का। अब मुझे देखिए, मैं ऐसे यहां पर ये रखा हुआ है, आप बताइएगा मुझे मैं किधर गया? किधर गया मैं? ऊपर, पर ट्रेन इधर चल रही थी। बाहर वाला आदमी ने क्या देखा होगा मैं किधर गया? बाहर वाले ने देखा होगा कि मैं ऊपर भी गया और इधर भी गया।
अरे नहीं गरीबों, समझ में आया क्या हुआ? मैं ऊपर तो गया ही गया, पर इधर भी तो गया बाहर। आप तो बाहर से जब देख रहे हैं, तो अगर मैं वेज पर बैठा हुआ, वेज पर हूं, तो वेज अगर मान लो ये नहीं, इसको ग्लू से चिपका देते, तो ये इधर जा रहा होता, सिर्फ इधर जा रहा होता, पर साथ में ये उतर भी रहा है, दो काम कर रहा है, उतर भी रहा है और साथ में इधर भी जा रहा है। अरे दिख रहा है कि आपको? इधर क्यों जा रहा है बेटा? उसके ऊपर है तो इधर तो जाएगा ही जाएगा। ये इधर जाता हुआ किसको दिखेगा? ये अगर कोई आदमी यहां बैठ जाए, इस पे बैठ के देखे, तो इसको अब क्या दिखाई देगा? इसको अब दिखाई देगा कि भैया वेज तो रुका हुआ है, गुर्र से नीचे आ गया, जैसे तुम्हें दिखाई दिया कि एनएमएसआर से ऊपर चढ़े, क्योंकि तुम ट्रेन में मेरे साथ बैठे हुए हो। अरे समझ में आया? पर ट्रेन के बाहर वाला बंदे को तो लगा होगा कि एनएमएसआर ट्रेन में, तुम लोगों को क्या लगा एनएमएसआर ऊपर, जैसे अभी अर्थ घूम रही है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें क्या लगा एनएमएसआर ऊपर चढ़े हुए हैं। कोई आदमी मून से देख रहा होता तो कहता है एनएमएसआर ऊपर चढ़े, यूं घूमे यूं चले। अरे ऐसे घूमे अर्थ के साथ और सर के साथ, ऐसे चले और फिर ऊपर भी चढ़े, उसको तीन तीन चीजें दिखाई दी होंगी। अरे समझ में आ रहा है? तो किस चीज को कहां से देखेंगे तो वो आसान होगा। इसको अगर आप बैठ के यहां से देखते, अरे यहां से बैठ के देखते, तो कैसे चलता हुआ दिखाई देता? फिर तो चलता कि भैया वेज रुका हुआ, यूं ही सरकेगा सर, और क्या करेगा सर। पर आपको क्यों ऐसा हुआ? उसका रीजन ये है क्योंकि असली लाइफ में जब मैंने यहां बनाया है तो मैंने फोटो ही बनाई है, और आप फोटो ही देखकर आंसर दे रहे हैं। फोटो में तो वेज रुका ही दिखेगा, अरे फोटो में तो वेज रुका ही दिख रहा है आपको, पर असली लाइफ में क्योंकि एक दो इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस नहीं कर पाया आपका दिमाग, आपको ये चलते हुए दिखा ही नहीं, तो लगा वेज पे ये ब्लॉक है, ऐसे ही तो जाएगा। भाई क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जब सोच रहे हो तो आपका वेज भूल गए कि वेज भी चल रहा था। अरे क्या मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पर वेज पर है, अगर वेज चल रहा है तो वेज के साथ भी तो आगे बढ़ेगा ये। तो अगर इसका एक्सिलरेशन हमें मानना है, स्टेप 1 है इसका एक्सिलरेशन मानना, स्टेप 1 है इसका एक्सिलरेशन मानना, इसका एक्सिलरेशन मानना, तो इसका एक्सिलरेशन आपके पास दो चॉइसेस हैं लाइफ में। पहला ग्राउंड से, ग्राउंड से जब आप इसका एक्सिलरेशन मानेंगे तो आप कहोगे सर इसके पास एक्सिलरेशन है इधर A2 और इधर A1। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्यों A2 और A1 दोनों माने आपने? क्योंकि इधर भी जा रहा बेटा और इधर, तो प्लीज समझिए, तो 100 बार पढ़ा दे कोई समझ में नहीं आएगा, वही ढाक के 3 पात रहेंगे। 100 बार पढ़ा दे, आप समझने की कोशिश करिए। वेज पर इसको सबसे आसान देखना कहां से था? वेज पर बैठकर। क्या वेज पर बैठकर आप सबको दिख रहा है कि वेज पर बैठ जाऊंगा तो सिर्फ क्या फिसलेगा? तो वेज पर बैठ के देखो ना इस सवाल को। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये अगर आप बनाते, इसके एक्सेलेरेशन जब मानते, ये आपने दोनों के एक्सेलेरेशंस माने हैं। ये कहां से माने हैं आपने? ग्राउंड से। ये आपने इसका A1 माना है, इसका A1 और A2 माना है। पर ये जनरली भूल जाते हैं हम, तो लेकिन याद रखिएगा कि वेज पे कभी कोई ब्लॉक चल रहा होगा तो इट इज अ गुड आइडिया, इट इज अ गुड एडवाइजेबल थिंग, इट इज बेटर टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वेज। व्हाई? बिकॉज इट विल नॉट कंफ्यूज यू, आपको जो फीलिंग आ रही है उसके साथ मैच करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आगे से ये बात याद रखेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो वेज का जब ब्लॉक एक्सेलेरेशन मानेंगे कभी चलते हुए चीज पे, तो उसका एक्सेलेरेशन कहां से मानेंगे? जिसका अगर किसी चलती हुई चीज पे दूसरी चीज अगर सीधी सीधी है तो दोनों को अलग अलग ग्राउंड से मान लो, लेकिन तिरछी मिर्ची है तो कहां से? एक पे बैठ के दूसरे को देखोगे तो आसान हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, जैसे मान लो ये एक ऐसा सर्कुलर ग्रूव वाला वेज था, एक सर्कुलर ग्रूव वाला वेज था। मेरी बात समझ में आ रही है? सर्कुलर ग्रूव वाला वेज था, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मास 2m है, इसका मास m है, इसका मास m है, ये सर्कल में चल रहा है। तो 2m का एक्सिलरेशन किधर? 2m चलेगा, 2m किधर की तरफ चलेगा? 2m को m जो है इस पे लुढ़केगा तो m इस पे धक्का इधर मारेगा तो 2m किधर चल सकता है? भाड़ में किधर चलेगा? लेफ्ट या राइट? अरे चलने को तो लेफ्ट या राइट ही चल सकता है ना, उड़ तो नहीं जाएगा। तो अगर 0 आना होगा तो 0 आ जाएगा। अगर लग रहा कि सर चलेगा कैसे, नहीं चलेगा तो 0 आ जाएगा। साला मैं क्यों डरूं पहले से? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ फंडामेंटल से भरोसा है। मुझे ये भरोसा कि अगर ये चलेगा तो लेफ्ट या राइट चलेगा, ये पक्का है। इसका एक्सेलरेशन a माना। पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? बिल्कुल नहीं, पार्टिकल वेज पर बैठकर सर्कुलर कर रहा है। बेटा ये वेज पे बैठोगे तब लगेगा ऐसे चल रहा है। असली में पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सर्कल में भी चल रहा होगा और सर्कल इधर भी जा रहा होगा। अरे सर्कल में चल रहा है और सर्कल ही खुद इधर चल रहा है। अरे दिख रहा है क्या? तो इस समय पार्टिकल का मोशन सर्कुलर प्लस इसके कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। प्लीज समझिए। तो व्हाट इज अ लर्निंग? क्योंकि आप भूल जाएंगे। लर्निंग ये है कि गलती कभी ना हो, इसलिए जब भी कोई चलती हुई चीज पर कोई दूसरी चलती हुई चीज चल रही हो
तो हमेशा, और तिरछी मिर्ची हो, सेम दिशा में हो, जैसे मान लो अगर ऐसे ही होते तब तो A1 A2 मान लो चलेगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि अगर मान लो इसका इफेक्ट भी पड़ता होगा तो अपने आप सारा कुछ एडजस्ट होकर चलेगा तो इधर ही। लेकिन जब भी कभी चलती हुई चीज पे कोई चलती हुई चीज चल रही हो, चलती हुई चीज पे कोई दूसरी चीज चल रही हो और दिशाएं थोड़ी रैंडम हो, तो हमेशा क्या करेंगे, एक पर बैठ के दूसरे का एक्सेलेरेशन मानेंगे। रूल बना लेते हैं अपन, ताकि हम कहीं गलती करें भैया, नहीं है ज्ञानी तो रूल से खेल लेते हैं। या तो हम ज्ञानी हो कि हम सोच ले समझ ले वही रन टाइम पे, नहीं तो रूल्स फॉलो करें। रूल्स फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, धीरे धीरे करके ज्ञान भी बढ़ने लगेगा हमारा। हम सोचना कि ऑब्वियस बात है यही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो स्टेप पॉइंट नंबर 1 क्या बोला मैंने? पॉइंट नंबर 1 है assume accelerations of the objects, assume accelerations of the object with common sense, with common sense। इसमें एक कॉमन सेंस क्या जोड़ दिया हमने? क्या कॉमन सेंस है? 2m चलेगा तो लेफ्ट राइट ही चलेगा, दिस इज कॉमन सेंस। किसी ने कहा मैंने 2m का एक्सेलेरेशन माना, इधर की तरफ हवा में तिरछा, तो फेल हो गया वो वैसे, क्योंकि इधर उड़ ही नहीं सकता यार। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। इफ, इसमें कॉमन सेंस की मेन बात क्या है? इफ ऑन अ मूविंग वेज, a block is moving, on a moving wedge, block is moving, it is advisable, it is advisable to see the object from the wedge। Did you get that? क्या एडवाइजेबल है कि वेज ब्लॉक को कहां से देखें? वेज से देखें। क्या फायदा मिलेगा उससे? फायदा क्या मिलेगा? फील के साथ थोड़ा कोहेरेंट होगा। आपको जो लग रहा है इधर जाएगा तो असली में जाएगा। क्लियर है? तो इस सवाल को करने के लिए हम कहें, हम इसका अब एक्सेलेरेशन जो हमने मानने थे, अब हम एक्सेलेरेशन ऐसे मानेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अगेन वापस 2m m, इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ A1 माना, इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ A2 माना, और ब्रैकेट में लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू वेज। थोड़ी दिन लिखेंगे, थोड़ी दिन बाद दिमाग में रहना चाहिए कि ये विद रिस्पेक्ट टू वेज माना। थोड़ी दिन लिखेंगे ताकि हम कहीं भूल ना जाए। तो A1 को हमने कहां से देखा है? ग्राउंड से। A1 को तो ग्राउंड से देखा है और A2 को वेज से देखा है। क्लियर है क्या मेरी बात? स्टेप 1 क्लियर? गुड। स्टेप 2 क्या है? FBDs बनाए, FBDs बनाए, FBD बनाए। तो 2m का FBD बनाते हैं। 2m को हम कहां से देख रहे हैं? ग्राउंड से। तो 2m को FBD बनाया, ये बनाया 2m। देखते हैं क्या क्या फोर्सेस है। एक लगा यहां से नीचे 2mg, जमीन से नॉर्मल N1, या वेज से भी नॉर्मल, वेज से नॉर्मल N मान लिया। और कोई फोर्स? वेज और mg के अलावा सारे फोर्स छूने से आएंगे। तो आप बताइए वेज किसको किसको छू रहा है? जमीन को N1 दिखा दिया और ब्लॉक को N दिखा दिया। नॉर्मल हमेशा कैसा फोर्स है? पुशिंग। नॉर्मल हमेशा कैसा फोर्स है? पुशिंग। पुशिंग अलोंग द नॉर्मल लाइन, अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन। यहां पे जैसे ही नॉर्मल दिखाया, आदत में होना चाहिए ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल भी थीटा हो गया। दो लाइनों के बीच का जो एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच के बराबर होता है, ये थीटा तुरंत दिखा दिया ताकि कंपोनेंट ब्रेक करने में आसानी रहे। दिखा दिया? गुड। अब हम क्या करेंगे? अब पहले जब मैं इक्विलिब्रियम था तो मैंने कहा था जहां चाहो दो लाइनें ले लो, दो लाइनें। अब इसमें क्या करेंगे? जिधर एक्सेलरेशन आपने माना है उस दिशा को और उसकी परपेंडिकुलर दिशा को चूज करेंगे। जिधर आपने एक्सेलरेशन माना है और जिधर उसके परपेंडिकुलर दिशाओं को चूज करेंगे। तो हमने क्या करी? हमने अपनी एक्सिस बनाई। हमने एक्सेलरेशन इधर माना है वेज का, अरे वेज का एक्सेलरेशन इधर माना है, तो बताइए। तो हमने अपनी मर्जी से हमने मान लिया कि एक दिशा ये है और एक दिशा ये है। अब इन फोर्सेस को इसके अलोंग रिजॉल्व करेंगे, इन फोर्सेस को इन्हीं दो दिशाओं में। 2mg ऑलरेडी इसी लाइन के अलोंग है, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। N1 इसी लाइन के अलोंग है, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। N तिरछा है तो N को रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो N को हमने क्या किया? तू N तू नहीं है, तू इधर की तरफ N sin थीटा है,
अरे चेक करिए, Yes. और इधर की तरफ n cos थीटा है। अरे इसी n को कहा कि तुम दोनों, तुम्हारी जगह में ये दोनों लगाऊं, एक ही बात है। कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, इसको लगाऊं या इन दोनों को लगाऊं, एक ही बात है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है, फोर्सेस रिजॉल्व कर लेंगे। अब जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में लिखेंगे F बराबर ma, और जिस दिशा में नहीं चल रहा है उस दिशा में लिखेंगे F बराबर 0। सिंपल से काम खत्म, सवाल। अरे सर में आ रहा है मेरी बात? तो इसमें क्या इक्वेशन लिखेंगे, ये इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में फोर्स कौन सा है, n sin थीटा। तो हमने लिखा n sin थीटा बराबर 2ma, इक्वेशन नंबर 1। अरे चेक करिए, n sin थीटा बराबर 2ma1, a1 माना था ना, a1। ठीक है, इस दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 2mg नीचे, n1 ऊपर, n cos थीटा नीचे, तो नीचे वाले ऊपर वाले आपस में बैलेंस होने चाहिए। तो क्या लिखा हमने, 2mg प्लस n cos थीटा माइनस n1 बराबर 0। तो चेक करिए, अरे सही है क्या, नीचे वाले फोर्स ऊपर वाले फोर्स कैंसिल हो गए, ये हुआ कॉज, वो हुआ इफेक्ट, हमने दोनों को बराबर कर दिया और नेट फोर्स हो गया 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वी गॉट टू इक्वेशंस, हमें मिल गई यहां पे। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ। कितने अननोन माने हैं आपने इस सवाल में अभी तक? 2m के लिए n अननोन है, n1 अननोन है, एक्सेलरेशन अननोन है, तो सॉल्व तो नहीं हो रहा अभी सवाल। क्यों? अननोन ज्यादा है, इक्वेशन कम है, सॉल्व तो नहीं हो रहा है। अभी हमें देखना पड़ेगा। अब हमें किसको देखना है, ब्लॉक को, फिर वही काम करेंगे ब्लॉक को। लेकिन आपने इस ब्लॉक को कहां से देखा है, वेज से। वेज क्या खुद एक्सिलरेट कर रहा है, वेज क्या खुद एक्सिलरेट कर रहा है, तो वेज कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। तो उस पर जो रियल फोर्स लगेंगे वो तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ में सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। तो वेज का एफबीडी बनाते हैं, वेज का एफबीडी बनाते हैं। ये बनाया वेज, आराम आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वेज का एफबीडी बनाया, क्या क्या फोर्स है, एक हो गया mg इधर की तरफ, एक हो गया नॉर्मल इधर की तरफ, और किसी से टच कर रहा है क्या, नहीं, पर एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। क्यों सूडो फोर्स क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको कहां से देख रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो आपको बिना इन दो फोर्सेस से आंसर नहीं आएंगे, आपको सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। सूडो फोर्स, क्योंकि अगर आप इसको जमीन से देख रहे होते तब नहीं दिखाना पड़ता, पर जमीन से देखना मुश्किल होता, दो एक्सेलरेशंस मानने पड़ते। हम जमीन से भी एक बार कर लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। पर हमें इसको इसी सवाल में इस ब्लॉक को कहां से देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपने इसको वेस्ट से देखा है, अब इस पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, सूडो फोर्स कितना लगाया जाता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है 2m, वेज है ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है a1, तो सूडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ma1 किधर की तरफ, एक्सेलरेशन इसका इधर है तो इधर दिखाना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा गुचर मुचर करके बनाते हैं ma1। ये मैं ऐसे इसलिए बनाता हूं हमेशा ताकि मुझे याद रहे कि असली फोर्स नहीं है, ये एक जबरदस्ती का बनाया हुआ फोर्स है। ये हो गया, और कोई फोर्स नहीं, 3 फोर्स दिखा दिए। अरे चेक करिए, फिर मैंने क्या कहा था, फिर मैंने कहा था कि आपको क्या करना होगा, एक्स और वाई मानने पड़ेंगे। किस दिशा में मानने को कहा था, जिधर उसका एक्सेलरेशन है, जिधर उसका एक्सेलरेशन है और उसके परपेंडिकुलर दिशा में। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर माना है, इधर। तो हमने क्या किया, अपनी मर्जी से एक लाइन ये ली और एक लाइन ये ली। अरे चेक करिए, इन दो दिशाओं में हमेशा कौन सी 2 दिशाएं चूज करनी है, जिधर एक्सेलरेशन माना है और उसके परपेंडिकुलर दिशा में। प्लीज चेक करिए, सवाल की बात करूंगा पर समझिए, क्लियर है। अब हमें फोर्सेस को तोड़ना है। पहले इस दिशा में एक्सेलरेशन है, बताइए कौन कौन से फोर्स है। n इस दिशा में नहीं आएगा क्योंकि n तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, n को करने की जरूरत नहीं है। mg का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, mg का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अरे चेक करिए, ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अरे ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, अरे दिख रहा है। और ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो mg का कौन सा कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, mg sin थीटा। और नॉर्मल का नहीं आएगा, नॉर्मल तो ऑलरेडी उस लाइन में है। ma1 का कौन सा इधर की तरफ आएगा, ma1 का भी इधर कंपोनेंट आएगा, कौन सा cos थीटा। तो इधर की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया
mg sin थीटा प्लस ma1 cos थीटा इज इक्वल टू ma मास इंटू कितना एक्सेलरेशन माना है a2। इक्वेशन क्लियर? क्लियर है मेरी बात? अब इस दिशा में चल रहा है क्या ये? नहीं, ये तो इस दिशा में चलता हुआ माना, इस दिशा में नहीं चल रहा। इस दिशा में फोर्स बैलेंस होने चाहिए। क्या क्या फोर्सेस है? एन है mg का cos थीटा और ma1 का sin थीटा। ma1 का sin थीटा और n एक ही दिशा में है, तो n प्लस ma1 sin थीटा माइनस mg cos थीटा चल रहा है इस दिशा में कि नहीं? बराबर 0। अब बताइए टोटल कितनी इक्वेशन लिख दी हमने? 4। क्या क्या नोन है? n, n1, a1, a2। कितने नोन? इक्वेशन। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का। तो मुद्दा क्या सीखा आपने? समझ में आया आपको? पहले जब भी कोई पहली बात सीखी कि वेज पर अगर कोई चीज चल रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन कहां से माने? वेज से माने। अगर ग्राउंड से कंफ्यूजन है तो, अगर ग्राउंड से क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हम इसी सवाल को ग्राउंड से करना चाहते तो भी कर ले जाते, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते, पर ग्राउंड से उसके बाद दो एक्सेलरेशन मानने पड़ते। a2 भी मानना पड़ता और a1 भी मानना पड़ता, चेन रूल से। उसके पास a2 एक्सेलरेशन है ग्राउंड से और साथ में इधर भी जा रहा है, तो उसके दो एक्सेलरेशन है। ये नीचे भी उतर रहा है और राइट लेफ्ट में भी जा रहा है, दिख रहा है क्या आपको? और वो 2m के ऊपर बैठा रहेगा कि नहीं बैठा रहेगा हमेशा? चंपक लाल देखो, ठीक है, इनकी बात को समझते हैं। ये पहले था 2m, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक था यहां, माना ब्लॉक इससे l दूरी इधर उतरा है, l दूरी इधर उतरा है, इसके ऊपर l दूरी उतरा है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? और साथ ही साथ ये इधर की तरफ a दूरी गया है, a दूरी गया है। तो इसका आपको फोटो कैसे दिखाई देगी? आपको ये दिखाई देगा वेज, अरे ऐसे वेज दिखाई देगा, दिखाई देगा, और साथ में ये यहां दिखाई देगा l दूरी। अरे बताइए, तो क्या ये इधर उतरा और इधर गया? क्या कि सिर्फ इधर ही इधर उतर रहा है? इधर गया कि नहीं गया? इधर कितना गया? जितना सब गए। अबे जितना सब गए ए, अरे चेक करिए। और इधर कितना उतरा? l। तो इसका मोशन ये यहां था, पहले इधर जाके इधर आया है कि नहीं आया? दिख रहा है क्या आपको? दिखा? अब सिर्फ इधर इधर चला है, सिर्फ इधर इधर चला होता तो यहां होना चाहिए था इसको, पर ये इसके वेज के ऊपर इधर भी तो आ गया है, तो साथ में इधर भी तो इधर भी तो गया होगा। इधर कितना गया होगा? जितना सब गए हैं। अरे पूरी जमीन ये जहां पे पहुंचा है वो पॉइंट वहीं पे थोड़ी पड़ा रह गया, वो पॉइंट अब यहां आ गया है। इसको यहां होना है तो इसको इधर भी तो चलना पड़ेगा। इसीलिए कहा, क्योंकि आपको विजुलाइज नहीं हो पाएगा, दिमाग कमजोर है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा रूल बना लिया हमने। इसको कहां से देखेंगे? वेज से। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? इसको वेज से देखेंगे। अभी रुक जा सक्षम, क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। अगला ध्यान से, अब आप ध्यान से समझिएगा, सवाल को ध्यान से सुनिए। पिछले सवाल से मैच नहीं कराते, सवाल को ध्यान, स्टेप्स वही है पर दिमाग लगा के। इसने कहा कि एक वेज है, इसका मास 2m है, इसको F फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इसका मास है m। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। प्लीज पढ़ाई को पढ़ाई बोझ की तरह मत करिए, पहले सारे बंधन तोड़ लीजिए अपने जीवन के, समझने की कोशिश करिए। सवाल में लिखिए, डायग्राम बनाइए, फिर सवाल लिखते हैं। तो रूल याद रखिएगा। क्या रूल है? आज से चलते हुए वेज पर जब ऐसा कुछ होगा तो उसको, चलते हुए वेज पर कोई चीज चलेगी तो उसका एक्सेलरेशन उससे मानेगी, चलेगी तो। अरे क्लियर है? गुड। पूछा था हाउ मच फोर्स, ये एंगल थीटा है,
हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एफ, हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, पढ़ा ही नहीं है तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, मान के चलना। हाउ मच फोर्स एफ मस्ट बी अप्लाइड सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, such that block does not slip on the wedge, block does not slip on the wedge। ठीक है, अरे ठीक है, सवाल समझ में आया? पहले कोशिश करेंगे, जमीन से दिख जाए तो बेस्ट है, नहीं दिखे तब अपन कहेंगे ठीक है। ब्लॉक चल नहीं रहा वैसे इसके ऊपर, ठीक है। अब मुझे सवाल बताइए, स्टेप 1 क्या होता था? एक्सेलरेशंस मानना। स्टेप 1 क्या होता था? एक्सेलरेशंस मानना। प्लीज याद रखिए, स्टेप 1 क्या है? एक्सेलरेशंस एज्यूम करना। तो 2m किधर चलेगा, क्या लगता है? इधर ही चलेगा, इधर खींच रहे तो उधर जाए तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, पर मान लो उधर मान भी लोगे तब भी कोई फर्क नहीं, उड़ना नहीं मानना, बस इतना रहम कर देना मेरे ऊपर कि भैया जमीन पर ही चलेगा, इतना नहीं कहना कि सर तिरछा इधर जाएगा, उड़ जाएगा सर 2m, तब मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। अब दाएं मान लो, पर इतना दिख रहा है, इधर खींचोगे तो उधर जाए तो अभी अच्छा लगेगा ना। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आपने इसका एक्सेलरेशन माना इधर की तरफ a1, स्टेप 1 में एक्सेलरेशन माना। फिर अभी ब्लॉक है, ब्लॉक के बारे में क्या बोला हुआ? तो इसका ब्लॉक एक्सेलरेशन अब मुझे मानना है, क्या करूं? तो क्या मानूं, क्या करूं, बताइए। हाँ बताइए। सिर्फ A1 ही अगर स्लिप नहीं कर रहा है, मेरा चश्मा अगर स्लिप नहीं कर रहा है, तो जब मैं चलूंगा साला चश्मा भी साथ ही तो जाएगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? डर क्यों रहे? डर, एक तो पहले मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, मुझे पहले से पता है आप गधे हैं, तो इसलिए आप मुझे ये मत सोचिए कि मुझे इंप्रेस कर देंगे कि मैं क्या सोचूंगा आपके बारे में, मुझे पता है आपके बारे में, ठीक है। तो मुझे कुछ भी जो दिल में आए बोलिए, फुल एक्सपोज करिए अपने आप को। अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे तो आपको, भाई आप उसने पूछा ना, उसको नहीं समझ में आया, मैंने समझाने का तो उसने पूछा, तो शायद कई ऐसे भी छुपे बैठे होंगे जिनको और बेटर दिखाओगे, हाँ यार ये आप समझ में आया कि ये इधर भी गया, भले उनके मन में भी सवाल है, तो पूछो ना, बैठे हो तो फायदा उठाओ ना। इसलिए क्यों बैठे हो? सिर्फ मैं कह रहा हूं मान लो, मेरे कहने पे मत मानो, पूछो, लड़ो, पर एक्सपोज करो, दिख जाए सबको कि तुम गधा हो, दिख जाना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो ये ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब साथ जा रहा होगा। तो स्टेप तो वही है, एक्सेलरेशंस मानने हैं तो मानने हैं, तो इसका एक्सेलरेशन भी माना, लेकिन अब मानने में अननोन एक्स्ट्रा नहीं मानना पड़ा, A1 ही मानना पड़ा। क्यों? साथ जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। सबने बोला, उसने सवाल ने बोला कि स्लिप नहीं कर रहा है तो साथ जा रहा होगा। अरे यही तो हुआ होगा यार। अब सेकेंड स्टेप क्या है? एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, खत्म काम। बनाते हैं ब्लॉक का, पहले ब्लॉक पे, ब्लॉक को आप कहां से देख रहे हैं? ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ईडो पीडो सीडो फीडो लिखने की जरूरत नहीं, विद रिस्पेक्ट टू। अरे ग्राउंड से ही देख रहे हो यार, क्लियर है क्या मेरी बात? तो क्या इक्वेशन, वेट ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस है? mg और नॉर्मल और कौन सा फोर्स? और कौन सा फोर्स है इसके ऊपर? नहीं है तो बोलो ना, नहीं है, मैंने पूछा ही तो है, मैंने ये थोड़ी कहा कि बताओ मुझे फोर्स बताओ, नहीं तो मैं घर नहीं जाने दूंगा। मैंने पूछा कौन सा फोर्स है, कहते तो नहीं है फोर्स। mg और जो छूने के अलावा कहीं से फोर्स नहीं आएगा। नॉर्मल ही एक जगह है जहां छू रहा है, फ्रिक्शन है नहीं सवालों में, क्योंकि पढ़ा या नहीं है अभी तक, इसलिए फ्रिक्शन नहीं है, बोलू ना बोलू फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बात? mg और कोई फोर्स किधर माना है इसका एक्सेलरेशन? ब्लॉक का ही बना रहे हो ना, तो किधर माना है उसका एक्सेलरेशन, राइट? तो कौन सी दो लाइनें चूज करनी है? एक्स और वाई। जिधर एक्सेलरेशन है वो दिशा और उसके परपेंडिकुलर दिशा। ये नहीं कि वैसे जब भी होता है mg sin थीटा कर दे। क्या बोला समझ में आया? आपने इधर एक्सेलरेशन माना है तो इधर की दिशा है, तो आपने कहा मैं इसको मानूंगा एक्स वाई ऐसे। मैंने आपके इनके बीच का एंगल कितना है? तो ये एंगल थीटा दिखा दिया, एंगल थीटा दिखा दिया। दो लाइनों के बीच का जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल होता है। याद रखना क्या बोल रहा हूं, दो लाइनों के बीच का जो एंगल वही उनके परपेंडिकुलर। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो ये लाइन नॉर्मल वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है
वर्टिकल लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। बताइए इक्वेशन बताइए किस दिशा में चल रहा है ये बेटा? एक्सेलेरेशन इधर दिख रहे हैं, बीडी अलग बनाई हुई है, किधर चल रहा है? राइट। कौन सा फोर्स है राइट में? हाँ तो पूरा ऐसे 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 स्टाइल मत मारो कि बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, नाम क्या है तुम्हारा, पहले बॉन्ड बोलो फिर 15 सेकंड बाद बोलो जेम्स बॉन्ड। ये थियोरेटिकल पॉजेस नहीं देने हैं हमें। पूरा एन साइन थीटा एन कॉस थीटा नॉर्मल का कंपोनेंट, ऐसे नहीं करना है। क्लियर है मेरी बात? मतलब थिएटर वाले पॉज उनको देने तो, जो एक्टिंग कर रहे हैं उनको थिएटर वाले पॉज देने तो, जिससे कि लोग उसमें बैठ के क्या बोलने वाला क्या बोलने वाला, तो पूरा बोलिए। क्लियर है? तो एन साइन थीटा यही इसको चला रहा है, और कोई फोर्स है इस दिशा में नहीं, तो इक्वेशन आ गई नेट फोर्स एन साइन थीटा बराबर एम ए 1। मैं राइट? इस दिशा में चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, तो क्या इक्वेशन आई? एन कॉस थीटा बराबर एम जी। तो ये कई मग्गेबाज जो जीवन में होंगे उनको हमेशा वेज वाले सवाल में रटा होता है एन बराबर एम जी कॉस थीटा, उससे ऊपर आ जाइए। यहां नहीं है एन बराबर एम जी कॉस थीटा, यहां एन कॉस थीटा बराबर एम जी है। अरे कोई गाने नहीं है, रिचुअल नहीं है कि ऐसा होता है, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा होता है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? जो होता होगा आएगा, स्टेप्स फॉलो करिए प्रॉपरली। अब आते हैं इसकी इक्वेशन समझ में आ गई? 2 इक्वेशन पक्का? इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या आया? टेन थीटा ये आ गया, वेरी गुड। अब किसका बना है? वेज का। अब यहां पर एक और फ्रीडम है, वेज का बना के आंसर आ जाएगा, पर एक और फ्रीडम है। जब दोनों चीजें ये इकट्ठे चल रही हैं तो आप उन्हें एक ही बॉडी मान लो। जब दोनों चीजें इकट्ठे चल रही हैं तो आप उन्हें एक ही बॉडी मान लो। फर्क क्या पड़ रहा है? दोनों साथ ही तो रह रही हैं। अरे हिले हुलेंगी तब कहेंगे 2 बॉडी है, पक्का? तो अब बताइए, आप कहेंगे तो मैं सिर्फ इसका ही बना सकते हैं, पर सीखते चलेंगे ना हर एक स्टेप में, उससे भी काम चल जाएगा। सिर्फ इसका एफबीडी बनाओगे, एफ दिखाओगे, एन दिखाओगे, ये सब करोगे तब आ जाएगा आंसर। पर दोनों को इकट्ठे मानने में क्या फायदा है कि दोनों इकट्ठे ही तो चल रहे हैं, दोनों को एक ही बॉडी मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो क्या इनके ऊपर बाहरी फोर्स कौन सा है? सिर्फ एफ है, और mg और नॉर्मल है, वो तो सब बैलेंस हो गए होंगे। अरे वर्टिकल दिशा में बैलेंस हो गए होंगे, जमीन से नॉर्मल। अरे सही है, सिर्फ एफ ही एक फोर्स है इधर, और इसका एक्सेलरेशन किधर मारा? दोनों का इधर ही, तो इसी दिशा में तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टूटा टूटाया है। क्या इक्वेशन आई? एफ बराबर 3ma। अबे मास का मतलब ये थोड़ी जो सवाल में मास दिया 15 kg तुम m लिखाओ, मास में दिया 25 m है, तुमने कहा मेरे मास्टर ने तो बराबर ma सिखाया, 25 m तो तुमने गलत कर दिया। 25 m है तो 25 m, जो भी उसका मास है। क्या मास है इसका? 3m। तो आप दूसरी इक्वेशन लिखी, f बराबर 3mg tan थीटा, आंसर। सीधे f बराबर 3ma1 लिखोगे तो मैं सीधे आंसर बता रहा हूं कि आंसर ये आ गया। ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत आसान सवाल था। F बराबर 3mg tan थीटा, पिछला वाला नहीं पूछा जाएगा अभी हाल फिलहाल, ठीक है ना? ये पूछा जा सकता है, F बराबर 3mg tan थीटा इज द आंसर। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? अरे क्लियर है? गुड। अगला सवाल, ये है एक पुली, यहां पे रखा एक ब्लॉक, ये मास m, इसका मास 2m, ठीक है? फाइंड आउट एक्सेलरेशंस एंड टेंशन, फाइंड आउट एक्सेलरेशंस एंड टेंशंस, फाइंड आउट एक्सेलरेशंस एंड टेंशन। सवाल लिख लीजिए पहले, फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड आउट एक्सेलरेशंस एंड टेंशन। लिख लिया? अब देखिए मैं बताऊंगा, अभी आप करेंगे नहीं। ये m2m है, आप एकदम लेमैन को समझिए अपने आप को कि रूल्स पता है, और दिखने में आप बिल्कुल, दिखने में तो आप
और चौकीदार एक ही जैसा होना चाहिए? किसी को देखना, कार दिख रही तो तुम्हें जितनी दिखेगी उतनी दिखेगी उसको भी। कोई पेड़ से सेब गिर रहा है, जितना तुम्हें दिखेगा उतना उसको दिखेगा कि कुछ अलग दिखेगा? तो जब देखेंगे तो लेमैन की तरह, लगाएंगे तो फिजिसिस्ट की तरह। क्लियर है मेरी बात? बताइए, इसको देखा आपने, सोचिए बताइए क्या हो रहा होगा? 2m भारी है, ये नीचे आ रहा होगा, m वाला ऊपर जा रहा होगा। दिस इज व्हाट यू हैव ऑब्जर्व। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है? एक्सेलरेशन से अज्यूम करना। तो हमने कहा कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ a1 है। किसी ने इधर तो नहीं मानेंगे ना इसका एक्सेलरेशन, यही कॉमन सेंस है, इतना ही कॉमन सेंस। a1 ऊपर मान लेते तो चल जाता। आपने कहा, आपने ये माना था ये ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। आई एम एग्री, आई एम हैप्पी विद दिस। एटलीस्ट यू चूज द राइट लाइन ऑफ मोशन। उल्टा मान लो चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका मान लिया इधर की तरफ a1, याद रहेगा। इसका इधर की तरफ ये ऊपर जाएगा, इसका a2, इसका a2 पक्का। और टेंशन यहां पे मान ली T, यहां पे टेंशन मान ली T। क्यों टेंशन सेम रहेगी? क्योंकि रास्ते में कोई और फोर्स उसको, रस्सी को खींच नहीं रहा रस्सी के अलोंग, इसलिए टेंशन हर जगह सेम रहेगी। पुल्ली तो हमेशा हमारी आइडियली रहेगी जब तक कहा ना जाए। क्लियर है? टी। तो बताइए, बना दिए। अब इस 2m, अब हमने एक्सेलरेशन मान लिया। 2m का FVD बताइए क्या क्या फोर्स है? टेंशन ऊपर, 2m नीचे, 2mg नीचे। इसमें तो कंपोनेंट भी नहीं तोड़ने हैं, इधर ही चल रहा है। क्या इक्वेशन लिखेंगे? बोलो। 2mg माइनस T 2ma1। इसके लिए ये किधर चल रहा है? टेंशन माइनस mg, T माइनस mg ma2। लिख दी इक्वेशन। पक्का? कितनी इक्वेशन लिखी? 2। और कितने अननोन है? 3। T a1 a2। पक्का? T a1 a2। अब हमें लगा कि जितनी चीजें आपने मास्टरी सिखाई हैं उससे तो काम नहीं चल रहा है, कुछ और सिखाइए। मैंने कहा कुछ और जो सिखाने वाली चीज है वो कोई फिजिक्स नहीं है, वो भी एक कॉमन सेंस का पार्ट है। क्या है? सबसे बढ़िया बात समझ, अब बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। इसमें ये इसके चलने के कारण जब इसको हिलाओगे तो ये अपने आप हिलेगा। तो जब भी कोई दो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे मेरे एक सवाल समझते हैं, जैसे कि मैं यहां पे ऐसे चल रहा हूं, आपने 2 लोगों को देखा यहां पर, मुझे और चश्मे को। ठीक है? अब आपने मुझे और चश्मे को देखा, या पिछले सवाल में आपने इसका, ये इधर जाएगा a1 से, इसको a1 क्यों बोला था? क्योंकि सवाल में बोला था कि वो स्लिप नहीं कर रहा है, तो आपने इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू को a1 ही माना था, क्योंकि साथ रहेंगे। ये कॉमन सेंस आपने सोचा साथ रहेंगे। तो इसी कॉमन सेंस को यहां पर हम सोचेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है हमने कुछ ज्योमेट्रिकली कोई चीज रिलेशन फिक्स कर दिया है। जैसे पिछले सवाल में हमने कहा था साथ चलेंगे, तो कंस्ट्रेंट है। जैसे एनएमएस सर ने चश्मा पहना हुआ है, कोई बताए या ना बताए, जब आप एनएमएस सर का एक्सेलरेशन अगर ए मानेंगे तो चश्मे का भी ए ही मानेंगे, क्योंकि उनका सर चश्मा साथ ही जाएगा। तो ये क्या है? कंस्ट्रेंट है। कान में ऐसे फंसा दिया इस आदमी ने कि इस कंस्ट्रेंट हो गया है कि इसको चलना पड़ेगा सारा इसके साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरह से ये दोनों रस्सी एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो एक उनके बीच में एक के चलने से दूसरे के चलने पे फर्क पड़ता है, तो एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन आता है जिसे कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। जिसे कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन में सिंपल सी क्या बात है? कंस्ट्रेंट रिलेशन, पहली चीज हमें समझना चाहिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन इज अ रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का रिलेशन है पहली बात, इसमें कोई न्यूटन्स लॉ फ्यूटन्स लॉ नहीं है, ज्योमेट्री का रिलेशन है। ज्योमेट्री का रिलेशन समझ में आ रहा है मेरी बात? ये जैसे कि आपने कहा कि एनएमएस सर का, अगर मान लो यहां एनएमएस कुर्सी है, कुर्सी को मैं खींच रहा हूं, तो कुर्सी का एक्सीलरेशन आप किधर मानेंगे? प्लेन में ही। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट है कुर्सी को कि भैया तुझे प्लेन में ही चलना है। जो आपने अभी कॉमन सेंस कह रहे थे, वो कॉमन सेंस एक्चुअली कंस्ट्रेंट है फिजिक्स का।
क्योंकि ब्लॉक जो वेज रखा हुआ था इसका एक्सेलरेशन इधर ही क्यों माना आपने? क्योंकि कंस्ट्रेंट है वेज की, वेज को कहां रखना है, ये जो कहां चलना है, वेज को जमीन पर ही चलना है, ये उसके लिए नियम बनाया गया है। यहां पर रस्सी के लिए नियम बनाया गया है, तुम जितना भी चलो दोस्तों, तुम जितना भी चलो, रस्सी की लंबाई नहीं बदल सकती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वी कॉल इट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग का सिर्फ एक ही रूल है कि मेरी लंबाई नहीं बदल सकती। राइट डाउन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। फिर हम सवाल पे आएंगे। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, रस्सी की लंबाई नहीं बदल सकती, रस्सी की लंबाई नहीं बदल सकती। ठीक है। अब पहली बात, पॉइंट नंबर 1, रस्सी की लंबाई का मतलब है जिन दो चीजों के बीच में बंधी है, जिन दो चीजों, गरीबों वाली भाषा लिखवा रहा हूं पर लिखो, दो चीजों के बीच में बंधी है, बंधी है उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, मतलब कोई बोले कि रस्सी की लंबाई, सीधी सीधी रस्सी है, उसकी लंबाई कितनी है, तो अगर ये इसके और इसके बीच में बंधी है तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही रस्सी की लंबाई कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? रस्सी की लंबाई की परिभाषा क्या? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग मतलब द गैप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन विच इट इज टाइड। ये इस तरह से परिभाषा याद रखेंगे। रस्सी की लंबाई का फीलिंग तो है आपको, पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह से याद रखें तो जीवन आसान होगा। क्या बोला मैंने? जिन दो चीजों के बीच में रस्सी दिखाई दे, उनके बीच की दूरी को रस्सी की लंबाई कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 2, वेलोसिटी हमेशा चीजों की होती है, वेलोसिटी हमेशा चीजों की होती है, मतलब जो पार्टिकल्स की होती है, जिनके बीच में रस्सी बंधी है, जिनके बीच में रस्सी बंधी है, हमेशा उन पार्टिकल्स की वेलोसिटीज को, वेलोसिटी हमेशा किसी पॉइंट की ही डिफाइन की जाती है, ना कि रस्सी की, ना कि रस्सी की। ये दूसरा पॉइंट है। क्लियर है क्या मेरी बात? दूसरा पॉइंट क्लियर है? क्या बोला मैंने? वेलोसिटी किसकी होगी? हमेशा पार्टिकल्स की होती है, उन चीजों की है जिनके बीच में रस्सी बंधी हुई है। रस्सी की कोई वेलोसिटी नहीं होती। रस्सी के भी अगर पूछेंगे तो रस्सी के किसी पॉइंट की होगी। रस्सी की वेलोसिटी इज अ मीनिंगलेस टर्म। अरे समझ में आ रहा है? रस्सी की वेलोसिटी अगर आप देखें तो इस सवाल में ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, ये घूम रहा है रस्सी का, ये इधर जा रहा है। रस्सी की वेलोसिटी क्या बोलूं मैं? रस्सी का ये इधर वाला हिस्सा रस्सी का ऊपर जा रहा है, ये इसके ऊपर जो हिस्सा है वो ऐसे सरक रहा है, इसके इधर वाला हिस्सा नीचे आ रहा है। रस्सी की वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी हमेशा किसकी थी? पॉइंट्स की। तो रस्सी में पूछेगा तो बोलेगा इस पॉइंट की पूछेगा, तब मैं बता दूंगा। तो हमारे लिए आगे से हमने क्या बोला कि हम रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रखने वाली बात को समझ रहे हैं। उसमें पहला रूल क्या बताया मैंने कि रस्सी की लंबाई की परिभाषा क्या है? जिन दो चीजों के बीच में रस्सी बंधी हुई है उनके बीच की दूरी। सिंपल सी बात है। पक्का? अरे पक्की बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या बताई मैंने? वेलोसिटीज हमेशा किसकी होती है? पार्टिकल्स की होती है। वेलोसिटी हमेशा किसकी होती है? पार्टिकल्स की होती है। रस्सी फस्सी की वेलोसिटी नहीं होती। जिनके बीच में बंधी है उनके पार्टिकल्स को मानेंगे, इसकी वेलोसिटीज मानेंगे। अरे समझ में आया दूसरी बात? पक्का। तीसरी बात, पॉइंट नंबर 3, अगर ये एक पॉइंट है
और एक पॉइंट बी है यहां, अगर एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है यहां, अगर मैं सिर्फ बी को देखूं, बी की वेलोसिटी इधर की तरफ है v1, तो वो ए और बी के बीच के गैप को कम करेगा। तो रॉकेट साइंस है क्या? अगर मेरी वेलोसिटी तुम्हारी तरफ है तो हमारे गैप को मैं कम करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो v1 क्या करेगा? इनके बीच के गैप को कम करेगा। अगर ए की वेलोसिटी, ए यही है, सिर्फ एक बार एक पार्टिकल को देखना है, बी है, बी की वेलोसिटी इधर है v1, तो ये इनके बीच के गैप को बढ़ाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? अगर ए यहीं पर है और ये बी है और बी की वेलोसिटी इधर की तरफ v1 है एट एन एंगल थीटा, तो v1 cos थीटा गैप को बढ़ाएगा। अरे ए से बी की दूरी को कौन बढ़ाएगा? v1 cos थीटा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर ए यहां है और बी यहां है और बी की वेलोसिटी इधर की तरफ है v1 और ये एंगल है थीटा, तो v1 cos थीटा से गैप को घटाएगा। चारों डायग्राम बनाइए। ये तीसरा पॉइंट है। पहले डायग्राम से क्या समझ में आया आपको? घटाएगा। अगर उसकी तरफ होगा तो घटाएगा। भाई इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? एक बार में एक को देखो, बस एक बार में एक को देखो। अरे क्लियर है? एक बार में एक को देखो। ठीक है, चारों डायग्राम बना लिए? समझ में आ गया आपको? v1 cos थीटा, p1 cos थीटा सब समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? अरे आ गया, वेरी गुड। अब आया फाइनल मेथड, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का फाइनल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अरे ठीक है, a1 बराबर a2 आ गया भैया, सबको यही सब भी कुलबुला रहे थे पिछली बार बोलने के लिए कि a1 a2 बराबर है। पूरी दुनिया में सबको पता है कि a1 बराबर a2 है। इन सबके मन में भी आ रहा था कि a1 बराबर a2। बात इस बात की नहीं है कि a1 बराबर a2, यही सवाल नहीं आने वाला है। a1 बराबर a2 से काम चलेगा। यहां देखिए, ये नीचे वो ऊपर बराबरी तो हो गया सर, ये तो हो गया। अरे पर जीवन में कहीं गलती ना हो तो उसके लिए एक ऐसे रूल्स होने चाहिए जो हमेशा काम आए। ठीक है, क्या लिखिए अब ये फाइनली मेथड ये रस्सी जिन ऑब्जेक्ट्स के बीच में बंधी हो उनकी वेलोसिटी माने कॉमन सेंस से। रस्सी जिनके बीच में बंधी हो उनकी वेलोसिटीज माने कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस समझते हैं क्या बोल रहा हूं मेरा? अरे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे हो सकता है पर दाएं बाएं नहीं हो सकता। समझ गए ना? जिनके बीच में रस्सी बंधी हो उनकी वेलोसिटीज कॉमन सेंस से माने। दे दी है उसने तो फिर हमें नहीं मानना पड़ेगा, उसने दे दी है। ठीक है, और हर सीधे टुकड़े को देखें। रस्सी के सीधे टुकड़े होंगे, रस्सी मुड़ भी रही होगी तो कुछ कुछ पार्ट सीधे सीधे होंगे ना। हर सीधे टुकड़े को देखें। जैसे इसमें इसको एक बार देखें, ये पूरा सीधा टुकड़ा है, एक बार इसको देखें। अरे दिख रहा है? रस्सी किनके बीच में बंधी हुई है? जैसे ये वाला टुकड़ा किसके बीच में बंधा हुआ है? 2m और पुली के। किसके बीच में बंधा हुआ है? अरे मिलेंगे चीजें जहां जिनके बीच में बंधा उनके बीच में मिलेगी। ये किसके बीच में बंधा हुआ है? m और पुली के। समझ में आया? तो हमें इनकी वेलोसिटीज माननी पड़ेगी। किसकी? 2m की, m की, पुली की, जो भी कॉमन सेंस से आए। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का? ठीक है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी गैप बढ़ा रही है, पहचान लोगे ना गैप बढ़ा रही है ये घटा रही है? बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी गैप बढ़ा रही है तो उसको पॉजिटिव लिखो। गैप घटा रही है तो उसे निगेटिव लिखो। टोटल 0 आएगा क्योंकि ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। जितनी बढ़ेगी उतनी घटेगी। ये कह रहा मैं बढ़ा रहा हूं इतने से, वो कहेगा मैं घटा रहा हूं इतने से। अल्टीमेटली तो नेट चेंज, रेट ऑफ चेंज 0 आना चाहिए। रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है। समझ में आया? तो हम इस सबसे घटिया सवाल से स्टार्ट करते हैं।
सबसे घटिया सवाल जो हमने यहाँ पे लिया था इसी से, जिसको आप लोगों ने मुझे भी ज्ञान दिया A1 बराबर A2 होता है, पता नहीं था। ये यहां पर ये इधर देखिए आंसर। तो हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी मान ली इधर नीचे V1, दिख रहा है, इसकी वेलोसिटी V2, पुली की 0, पुली की 0 पक्का। अब बताइए पुली का ये वाला हिस्सा, ये वाला इस रस्सी के हिस्से, सीधे सीधे हिस्से देखने हैं। पहले राइट वाला हिस्सा देखा, किसके बीच में लगा हुआ है, पुली और ब्लॉक क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है, प्लस V1। पुली क्या करना चाह रही है, कुछ भी नहीं करना चाह रहा है, पुली का ये पॉइंट हिल रहा है क्या बे, ये पॉइंट और इसके बीच में ब्लॉक है। तो सीधी सीधी बात बोली, किसकी आप क्या ये टुकड़ा इस वाले पॉइंट और इसके बीच में है, क्या वो पॉइंट चल रहा है क्या, वो पॉइंट तो वही है ना जहां है, जीवन भर वही है, रुका हुआ है, तो नहीं चल रहा है, तो क्या अपने बढ़ाना चाह रहा है ना घटाना चाह रहा है, ये क्या करना चाह, ये वाला पॉइंट क्या करना चाह रहा है, कुछ भी नहीं करना चाह रहा है, 0, जरूरत नहीं थी। अब आया ये वाला टुकड़ा, V2 क्या करना चाह रहा है, -V2, और किसके बीच में, पुली के बीच में, पुली क्या करना चाह रही है, कुछ भी नहीं करना चाह रही, बराबर 0। आ गया V1 बराबर V2, क्या आ गया, V1 बराबर V2। कंस लिखो, इतना उतारो, उसको उतारो, अरे क्लियर है, इन दो चीजों के बीच में बंधा हुआ देख लोगे क्या आप उसको, बस उन दोनों चीजों में देखोगे वो क्या घटाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, हमेशा आपके सवाल सही होंगे। इसके अलावा कोई रूल नहीं है, वो वर्चुअल फर्क बताऊंगा सब कुछ, लेकिन अभी पहले बेसिक तरीका, फंडामेंटल सीखो पहले। क्लियर है क्या मेरी बात, पक्का तरीका समझ में आया। रस्सी के सीधे सीधे टुकड़े देखने हैं, किन दो चीजों के बीच बंधे हैं, कौन सा टुकड़ा क्या करने की कोशिश कर रहा है, घटाना बढ़ाना, घटाना बढ़ाना, घटाना बढ़ाना, सीधे लिखो, वेलोसिटी लिखो, सीधे आंसर आएगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं, कभी कोई गलती नहीं। क्लियर है, नोट करके लिखो, कंस्ट्रेंट रिलेशन सिर्फ वेलोसिटीज का रिलेशन देता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन सिर्फ वेलोसिटीज का रिलेशन देता है, इसका देता है वेलोसिटीज में। अरे सही है, कंस्ट्रेंट रिलेशन हमेशा किसका रिलेशन देता है, पर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं, पर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं, पर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं। अरे समझ में आया क्या बोला, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिलेशन, A1 बराबर A2। अरे डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या रिलेशन आ जाएगा, A1 बराबर A2, A1 बराबर A2 आ गया। वही पिछले वाले सवाल में था, यही सवाल था क्या पिछला वाला, यही था ना, नहीं इससे पहले, तो A1 बराबर A2 आ गया। तीसरा रिलेशन लिख दिया अब हमने, A1 बराबर A2, कितनी इक्वेशन हो गई, 3, कितने अननोन, 3, सॉल्व कर लेंगे पक्का। अब आगे से इसको याद भी रख लेंगे, यही तो बहुत आसान फोटो है, क्या याद रखेंगे, ये सिंपल, यही वाली फोटो, इसको कहते हैं एटवुड मशीन। क्या कहते हैं, क्या याद रखेंगे एटवुड मशीन में, एक जितना नीचे आएगा ऊपर जाएगा, अगर छत रुकी है तो, पूरी बात याद रखो, छत चल जाएगी सब गड़बड़ हो जाएगा, है पुली रुकी हुई है, तब कहोगे ये जितना नीचे वो उतना ऊपर। लिखो इस बात को, क्योंकि ये भी छोटी सी बात है, पर यही लिखो जहां पे आपने ये किया था। A1 बराबर A2 कब याद, आगे से A1 A2 नहीं मानेंगे, A मान लेंगे, आगे से A मान लेंगे, क्योंकि हमें याद रख, लेकिन ये कब याद रहेगा हमें, अगर पुली रुकी हो तो, छत और पुली रुकी हुई हो तो, जिससे पुली लगी है वो रुकी हुई हो, तभी हम कहेंगे ये। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं एटवुड मशीन, ये स्टैंडर्ड है, सबसे बेसिक पुली प्रॉब्लम, इसे कहते हैं एटवुड मशीन। मेकिंग सेंस, वेरी गुड। अब आते हैं कंस्ट्रेंट को थोड़ा वर्कआउट करते हैं, कंस्ट्रेंट नया नया सीखा है हमने, कंस्ट्रेंट को वर्कआउट करते हैं, कंस्ट्रेंट को वर्कआउट करते हैं। गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका स्ट्रक्चर, यहां पे है एक पुली, यहां पर है एक ब्लॉक, ये ऐसे यहां पर, ये इधर है,
ये इधर V2 से जा रहा है, ये इधर V1 से जा रहा है, दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। फाइंड आउट कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। फाइंड आउट कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, या फाइंड आउट रिलेशन, कंस्ट्रेंट नहीं बोलेगा, बोलेगा फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। ठीक है, V1 एंड V2। वेलोसिटीज हमेशा किसकी होती हैं? पार्टिकल, जिनके बीच में वो बंधा हुआ है। ठीक है, और सीधी सीधी रस्सी के टुकड़ों को देखेंगे हर बार, एक बार में एक टुकड़ा देखेंगे। दिख रहा है क्या आपको? यहां पर, यहां ये वाला टुकड़ा किसके बीच में बंधा हुआ है? इसको ब्लॉक नंबर 1 कह दिया मान लो, और ये पुली को P कह दिया। क्या ये 1 और P के बीच में रुक बंधा हुआ है? अरे बताइए, P की वेलोसिटी क्या मानी? 0। भी तो रुकी हुई रस्सी, वो तो बंधी हुई है, पक्का। और दूसरा टुकड़ा किसके बीच में बंधा हुआ है? पुली और 2 के बीच में, पक्का। क्या दूसरा रस्सी के टुकड़े दिख रहे हैं आपको? रस्सी का सीधा सीधा टुकड़ा, पहला टुकड़ा किसके बीच में है? 1 और पुली के बीच में। कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, नहीं तो लोग कंफ्यूज होंगे, इसका कंपोनेंट इसका कर लें, उसका कंपोनेंट इसका कर लें, ये सब बकवास करते रहेंगे। अब आप 1 और P के बीच में बताइए, बताइए 1 की वेलोसिटी V1 क्या करना चाहती है? क्या है पूरा कहानी? क्या चीज कौन घटाना चाहता? V1 cos थीटा घटाना चाहता है, घटाने वाले को लिखते थे माइनस। पुली का क्या करना चाहती है? पुली, इन दोनों को पहले देख रहे हैं तो इन दोनों को देखिए, पुली रुकी पड़ी है, नहीं लिखेंगे। अब आया ये टुकड़ा, ये टुकड़ा हो गया क्या? इसके दोनों पॉइंट्स के बारे में बात कर ली, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट के बारे में बात कर ली। बताइए, वेरी गुड। अब इस टुकड़े को देखते हैं, ये टुकड़ा अब देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें 2 क्या करना चाह रहा है? बढ़ाना चाह रहा है। और P क्या करना चाह रहा है? प्लस V2। खत्म हो गया सब। अरे आ गया, V2 बराबर V1 cos थीटा, पक्का। V2 बराबर V1 cos थीटा। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन हमेशा किसमें आते हैं? वेलोसिटीज में, पक्का। अब वैसे 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 अगर मान लो इसका एक्सिलरेशन को A1 मानते और इसके एक्सिलरेशन को मान लो A2 मानते, किसी ने पूछा होता A1 A2 में रिलेशन बताओ, तो क्या करते? करिए, बताइए क्या आएगा रिलेशन A1 A2 में? A1 A2 में क्या रिलेशन आ जाएगा? ये कैसे, ये कैसे? V2 बराबर V1 cos थीटा है, तो क्या आ जाएगा? दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो एक्सेलरेशन आता है वेलोसिटी को। तो क्या आ गया? आ गया A2 बराबर, अब एक प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना आता क्या तुम्हें? A2 बराबर A1 cos थीटा। अरे इसका तो A2 हो गया, इधर 2 नंबर हैं V1 और cos थीटा, यहां थीटा कांस्टेंट नहीं है, तो अगर किसी ने ये रिलेशन दे दिया तो गलत ही हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा खुद बदल रहा है। क्या अगले मूवमेंट में थीटा बदल जाएगा? अरे जब ये चलेगा तो क्या थीटा बदल जाएगा? तो इसको ऐसे नहीं कर सकते, थीटा कांस्टेंट नहीं है। यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा? A2 बराबर पहले टर्म का डेरिवेटिव इनटू दूसरा टर्म, प्लस पहले टर्म को एज इट इज लिखे, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, पर तो थीटा के रिस्पेक्ट में होता है, इनटू डी थीटा बाई डी टी। अबे थीटा भी तो cos थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा जो होता है वो थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। चेन रूल लगा, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। नहीं सर मैं क्या बोला मैंने? अरे डी बाई डी थीटा cos थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, ये होता है। हमें निकालना था डी cos थीटा बाई डी टी की वैल्यू, तो ऊपर नीचे डी थीटा का गुणा भाग किया, तो ये लिखा डी cos थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, फिर इसकी वैल्यू यहां से उठाई, इसलिए उसका लिखा माइनस साइन थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पूछेगा नहीं आपसे अभी कोई,
पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिलेशन V1 V2 में हो वही A1 A2 में हो, हमेशा सही नहीं है। पिछले सवाल में सही था क्योंकि V2 बराबर V1 था, A2 बराबर A1 आ गया। इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि बगल में नंबर लगा जो है वो भी बदल रहा है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वो लाइन इंपॉर्टेंट थी कि रिलेशन कंस्ट्रेंट हमेशा किसमें मिलता है? वेलोसिटीज में, ना डिस्प्लेसमेंट में मिलता है ना एक्सेलरेशंस में मिलता है, सिर्फ किसमें मिलता है? वेलोसिटीज में। पक्का? अगला सवाल प्लीज कर देना, मजा ही आ जाएगा मुझे फिर आपने कर दिया। ये दो वर्टिकल रेल्स हैं, दीज आर टू वर्टिकल रेल्स। वर्टिकल रेल्स मतलब ऐसे फिक्स्ड लोहे की रॉड है यहां, ठीक है? इस लोहे की रॉड में एक रस्सी यहां से मैंने बांधी है ऐसे, ये एक यहां पर रिंग है, रिंग के बीच से रस्सी निकली, रिंग के बीच से रस्सी निकली और यहां पर आई, यहां दूसरी रिंग से बंधी हुई। अरे दिख रही है रे? दूसरी रिंग का भी कलर चेंज कर दो, दिख रहा है कि अब आपको? रस्सी सिर्फ लाल लाल वाली है। अरे पक्का लाल लाल रस्सी दिख रही है क्या आपको? ठीक है, इसको अब आप थोड़ा फील करो पहले। इस वाले को अगर इधर नीचे खींचूंगा, इस वाली रिंग को पकड़ो और नीचे खींचो, तो रिंग नीचे तो ये ऊपर उठेगी? तो दिखा के देखो, इधर देखो, इसको अगर मैंने ऐसे पकड़, ये रस्सी दिख रही है आपको, इसको इस रिंग को पकड़ के नीचे दबाया तो क्या आपको दिख रहा है कि ये ऊपर उठेगा? रिंग को ये दबाया तो यहां लंबाई बढ़ रही होगी, तो इसको घटा ऊपर जाना पड़ेगा। पक्का? इस रिंग की वेलोसिटी को मैंने मान लिया V1 और इस रिंग की वेलोसिटी को मैंने मान लिया V2। ये एंगल दिया है थीटा, ऑब्वियसली ये एंगल भी हो गया थीटा। ठीक है? ये सवाल है आज तक के इतिहास का कंस्ट्रेंट का सबसे मुश्किल सवाल, पर एकदम तुच्चा। अगर आपको ये जो बातें आपने लिखी हैं वो समझ में आ गई तो आप कर लेंगे इसका आंसर। और अगर आप इस बात से डर गए कि सबसे अच्छा सवाल है और फिर आपको आपके बारे में याद आया कि मैं तो नहीं कर सकता सबसे अच्छा सवाल, मेरे बस का तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपने आप को पहचानता हूं, फिर आप उसमें चले गए तो शायद गलत कर दें। यस सक्षम, कोई बात नहीं दीदी, पर अभी आज की क्लास जरूर देख लेना बेटा। इनके बीच रस्सी के दो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, नाम दे दीजिए, नाम दे देते हैं रस्सी के जिनके बीच में बंधा हुआ है। इसका नाम 1 दे दूं, अरे देखो इसका नाम 2 दे दिया, और छत का नाम, छत के बीच, छत से भी तो बंधी है, छत का नाम 3 दे दिया। वो टुकड़ा किसके बीच में बंधा है दिखना चाहिए। क्या सीधा वाला टुकड़ा छत और 1 के बीच में बंधा है? अरे पहला वाला टुकड़ा किसके बीच में है? छत और 1 के बीच में, 3 और 1 के बीच में। दूसरा टुकड़ा किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। बताइए अब क्या हो रहा है, एक एक करके सबको। 3 क्या करना चाह रहा है? कुछ नहीं। 1 क्या करना चाह रहा है? 3 और 1 के बीच के गैप को देखें, 3 और 1 के बीच के गैप को देखें, 3 और 1 के बीच के गैप को क्या करना चाह रहा है? वो बढ़ाना चाह रहा है। पहले एक टुकड़े पे एक बार बात करेंगे, फिर दूसरे टुकड़े पे जाएंगे। पहले इस टुकड़े को देखिए, 3 क्या कर रहा है? 1 क्या करना चाह रहा है? पूरे V1 से ये कंपोनेंट पूरा V1, अरे पूरा ही तो रस्सी के अलॉन्ग है, यानी हो गया प्लस V1। अब आया इस टुकड़े को देखते हैं। अब इस टुकड़े पे ध्यान देना, उस टुकड़े को भूल जाएंगे। हर बार में एक टुकड़ा, इस टुकड़े को देखने। 1 क्या करना चाह रहा है? कम करना चाह रहा है। कितने से? V1 cos थीटा से। क्या आपको दिख रहा है? V1 cos थीटा से वो गैप कम करना चाह रहा है। अरे एक बार में एक को देखना, एक टुकड़े में एक पार्टिकल को एक बार में देखना, कितनी बड़ी बात है यार ये। V1 cos थीटा क्या करना चाह रहा है? सिर्फ V1 को देखो, ये क्या चाह रहा है? इसके पास आना चाह रहा है। कितने से? V1 को कम करना चाह रहा है, तो माइनस V1 cos थीटा। अब आया 2 को देखते हैं। 2 क्या करना चाह रहा है? V2 cos थीटा से कम करना चाह रहा है।
बहुत बढ़िया। माइनस V2 कॉस थीटा बराबर 0, खत्म हो गया सवाल। दैट्स इट। यह है क्रोटो का सवाल, किताब है रशियन, इरोडो, उसके भी ऊपर वाली किताब का नाम है क्रोटो। पर ये कुछ भी नहीं है। आपको अगर मेरी बात अगर समझ में आ गई होगी तो शायद आपको लग रहा हो कि आपने समझ में आया कि क्या क्या किया आपने, क्या रूल्स, एकदम सिंपल रूल्स है। सीधे सीधे टुकड़े को देखो, किन दो पॉइंट्स के बंधा हुआ है वो देखो, एक बार में एक टुकड़े को ध्यान से देखो, उसमें देखो दोनों पॉइंट क्या करना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंटली। अरे दिख रहा है पक्का? तो क्या आंसर आ गया इसका? इसका अगर V1 V2 रिलेशन पूछा है तो आ गया V1 बराबर V2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अरे चेक करो, अरे V1 एक साथ कर लिया बे, तो ये रिलेशन आ गया। पर डिफरेंशिएट करके सेम रिलेशन नहीं आएगा क्योंकि थीटा वेरिएबल है। तो वेलोसिटीज में ही आते हैं कंस्टेंट रिलेशन। बताइए सक्षम, द्वितीय, ईशान, विश्वजीत। सोच बेटा, V2 का जब इसको देख रहे हो V2, तो ये इस गैप, ये है इनके बीच का गैप, साफ साफ लिखवाया हुआ 4 फोटो। V2 का कौन सा कंपोनेंट इसके, ये V2 का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, किधर आएगा? ये वाला कंपोनेंट ही क्या करना चाहेगा, इसको घटाना चाहेगा। अबे फोटो बनवाई थी, कहां गई? ये V2 का, ये V1 का ये कंपोनेंट उसको घटाना चाह रहा है। यहां पर दूर था तो बढ़ाना चाह रहा था। सिंपल, सीधे सीधे तो पूरा, नहीं तो उसका कंपोनेंट। अरे क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अगला, ये एक रस्सी है, ठीक है? एक रस्सी का टुकड़ा ये है, दिख रहा है ये टुकड़ा, और एक रस्सी का टुकड़ा ये है। 2 रस्सियां दिख रही हैं, सिमेट्री है। अरे दिख रहा है? ये जा रहा है नीचे V1 से, ये भी जा रहा है नीचे V1 से, और ये ऊपर जा रहा है V2 से। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ये ब्लॉक, ये दोनों को खींच रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, दिख रहा है इतना? अरे इन दोनों को पकड़ के सिमेट्रिकली खींचो तो ये सीधे सीधे ऊपर जाएगा। V1 V2 में रिलेशन निकालिए। किसी भी एक रस्सी के टुकड़े को देख लीजिए, लेफ्ट वाली या राइट वाली। एक, अरे दोनों रस्सियां एक ही जैसी। रस्सी कौन सी है, दिख रही है क्या आपको? अरे एक रस्सी ये पूरी है, इज इट द एक रस्सी? दिख रही है? ठीक है, इस रस्सी को देख लेते हैं, इस रस्सी को देख लेते हैं। इसका नाम 1 मान लिया, इसका नाम 2 मान लिया, इसका नाम पुली मान लिया। पहली रस्सी दिख रही है, कहां से कहां के बीच में, किसके बीच में बांधी है पहली रस्सी? रस्सी पूरी की बात बता, 1 और P और 2। अरे ये पूरी रस्सी है ना? अरे 1 और P और 2। अब एक बार में एक टुकड़ा देखेंगे, इसके 2 टुकड़े दिखे आपको, 1 और P और 2 वाला। बताइए 1 और P वाले को देखते हैं पहले। 1 क्या करना चाह रहा है, कितने से? और P क्या करना चाह रहा है? कुछ नहीं, तो प्लस V1। फिर बची कौन सा टुकड़ा बचा? P और 2 के बीच में। P क्या करना चाह रहा है? कुछ नहीं। 2 क्या करना चाह रहा है? V2 cos थीटा से घटाना चाह रहा है। माइनस V2 cos थीटा बराबर 0, खत्म सवाल। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। किसका कंपोनेंट करते हैं, क्या करते हैं, मग्गा नहीं मारना है। किसका कंपोनेंट उसके बराबर, उसका कंपोनेंट इसके बराबर, सिंपल सी बात है। रस्सी का कंस्टेंट मतलब लंबाई कांस्टेंट है, बस इसके अलावा कोई ये कौन सी बड़ी बात है? रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है तो सबको समझ में आएगा। रस्सी दे दी, मैंने कहा पेन है, इसको फेंक रहा हूं, इसकी लंबाई क्या होगी? ये बाहर चौकीदारी बता देगा ना, लंबाई थोड़ी बदलेगी बे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? ये तो पक्की बात है, रस्सी की लंबाई थोड़ी बदलने वाली। क्लियर है मेरी बात?
ठीक है, अगला। ये है फोटो, ठीक है। मान लिया ये उसने दे दिया कि ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है, ठीक है। हमें रिलेशन निकालना है। रस्सी दिख रही है आपको पूरी? कहां है ये? दिख रही है पूरी रस्सी? ये है पूरी रस्सी आपकी। अरे दिख रही है रस्सी? रस्सी तो दिखनी चाहिए कम से कम। दिख रही है? देख लेते, नाम देते हैं। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। देखो हमारी रस्सी 1 2 3 4 के बीच में बंधी हुई है। अरे बताओ ना, पक्का? ठीक है। अच्छा, ये 3 नीचे जा रहा होगा क्या? अरे 3 और ब्लॉक एक ही साथ तो चलेंगे, जुड़े हुए हैं। तो हमें वेलोसिटी किसकी मानने को सर ने कहा था? जिनके बीच में रस्सी बंधी हुई हो। तो इसकी तो V1 दे दी है, इसकी दी नहीं है, तो 3 की कितनी होगी वेलोसिटी? V1 ही होगी। अबे 3 की V1 होगी कि क्या होगी? 3 और ब्लॉक तो एक ही साथ जा रहे हैं, तो 3 की क्या मान ले इधर? V1। हमें तो V1 V2 में रिलेशन चाहिए था। अब देखते हैं, पहले देखते हैं। ये पहला टुकड़ा किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। 1 क्या कर रहा है? घटाना चाह रहा है। कितने से? V2 से। तो क्या लिखूं? -V2। बहुत ही बढ़िया। 2 क्या करना चाह रहा है? कुछ भी नहीं। अब आया 2 3 का बीच का टुकड़ा। 2 और 3 के। 2 क्या कर रहा है? रुका हुआ है। 3 क्या कर रहा है? बढ़ाना चाह रहा है। कितने से? +V1। अगला टुकड़ा कहां बचा? 3 और 4 में। 3 और 4 को देखें, 3 और 4 के बीच की दूरी को देखें। 4 रुका हुआ है, 3 क्या कर रहा है? बढ़ाना चाह रहा है। कितने से? आगे V2 बराबर 2V1। V2 बराबर 2V1। यह है एकदम फंडामेंटल बात। यह एकदम फंडामेंटल बात। अरे क्लियर है विश्वजीत, ईशान, गुलशन, हर्ष? पक्का? अरे क्लियर है सभी को? गुड। अगला। ये V1 V2 V3 है। V1 V2 V3, ठीक है। रुकिए। ये V1 V2, इसको V3 नीचे। ये मानने वाले ने कुछ कचरा मचाया, गलत माना, सबको नीचे ही मान लिया है। पर मैंने आपसे क्या कहा था? इतना ही दिमाग लगा लो कि बस ये बता दो किधर चलेगा। ऊपर नीचे गलत भी मान लोगे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं। V1 V2 V3, हमें इनके बीच में रिलेशन चाहिए। इस बार 2 रस्सियां दिख रही होंगी आपको। अरे रस्सियां तो देख लोगे कितनी है। एक रस्सी कहां है? 3 से। इसका नाम 1 रख देता हूं, इसका नाम 2 रख देता हूं, इसका नाम 3 रख देता हूं, इसका नाम P1 रख देता हूं, इसका नाम P2 रख देता हूं। अरे चेक करिए, पक्का? एक रस्सी कौन सी है? 3 से P2 के बीच में घूम के आई है, और एक रस्सी 1 और 2 के बीच में घूम के आई है। दिख रही है क्या आपको? सबसे पहले 3 और P2 वाली रस्सी को देखते हैं। क्या 3 क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है। सिंपल एटवुड मशीन को तो याद ही रखो। क्या 3 और P2 के बीच की जो रस्सी है वो सिंपल एटवुड मशीन जैसी है? ऊपर की पुली फिक्स्ड है, तो 3 कितने से नीचे आ रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं P2 V3 से ऊपर जाएगा? अरे P2 V3 से ऊपर जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करें? P2 की वेलोसिटीज मान ले, क्योंकि P2 भी तो चल रहा है। क्या कहा था मैंने? उनकी वेलोसिटीज माननी होती है जिनके बीच में रस्सी बंधी होती है। तो ये P1 तो की वेलोसिटी तो 0 मान ली है आपने बिना है, पर P2 तो चल सकता है। तो P2 की वेलोसिटी मान लीजिए इधर की तरफ ऊपर V4। अगर आपको कंफ्यूजन है, पर आपको दिखना चाहिए था कि एटवुड में तो याद रखा ये नीचे तो ये ऊपर बराबर से, ये तो याद रखा था, पर फिर भी कोई नहीं बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। V4 मान लीजिए।
अब बताइए इस रस्सी को टुकड़े को देखते हैं, पहला टुकड़ा किसके बीच में है? P1 और 3 में। P1 क्या कर रहा है? 3 क्या कर रहा है? V3 से बढ़ा रहा है, तो V3। इस टुकड़े को V4 से घटा रहा है, तो क्या लिखेंगे? हो गई रस्सी 0। V3 बराबर V4। वो तो आना भी था बे, ये नीचे वो ऊपर। अरे आ गया पक्का। अब आते हैं इसमें, ये गैप देखते हैं। ये V2 से बढ़ा रहा है और P2, अरे इन दोनों, इस टुकड़े को सिर्फ देखना, इस पे ध्यान दो ना, इस पे ये वाला पॉइंट V2 से जा रहा है, बढ़ा रहा है, ये ऊपर जाएगा तो क्या गैप घटाएगा क्या? कितने से? V4 से बे, जो उसकी वेलोसिटी है। तो V2 से बढ़ाया, V4 से बढ़ाया, और इस टुकड़े को देखते हैं, V1 से बढ़ाया और ऊपर वाले पॉइंट ने, तो V प्लस V1 प्लस V4 बराबर 0। V4 किसके बराबर है? V3 के। तो हमारे पास क्या आ गया? V2 प्लस V1 प्लस 2V3 बराबर 0। अरे V4 V3 के बराबर था, तो हमें तो इनके बीच में रिलेशन चाहिए था। क्या आ गया रिलेशन? V2 प्लस V1 प्लस 2V3 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ गया। V1 V2 बराबर कैसे हो सकते हैं? वो पुली चल रही है, वो तो रट्टा तुम्हारा तब है जब पुली फिक्स हो ऊपर वाली, और V2 V1 तो दोनों ही नीचे माने। अच्छा, वैल्यू देख के लग रहा है कि ये तीनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते? क्या आपको दिख के लग रहा है इस इक्वेशन को कि तीनों पॉजिटिव? इसका मतलब है मैंने किसी को नीचे मान लिया, ऊपर जा रहा होगा। पर मैंने कहा मैथ्स कहती है, फिजिक्स कहती है तुम जितना मत करो, तुमने गलत माना पर सही लिखो, मैं अपने आप निगेटिव दे दूंगी, इसका मतलब है तुमने जिधर माना उसके अपोजिट चल रहा है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट? पक्का। अब लिखते हैं ट्रिक, जनरली पुली वाले सवालों के लिए, यही रस्सी में ट्रिक। ट्रिक विच इज एक्चुअली अब मैथमेटिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, पर उसको हम यहां पे हम ट्रिक की तरह कह रहे हैं। टोटल पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, total power delivered by tension is 0. Total power delivered by tension is 0. अरे क्लियर है? टोटल पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन इज 0, यानी सिग्मा टी डॉट वी बराबर 0। सिग्मा T डॉट V बराबर 0। ठीक है? इस क्यों है बहुत बाद में आएगा वर्क एनर्जी में, अभी बस है का यूज सिखाता हूं। सिग्मा T डॉट V बराबर 0। ठीक है? इन आइडियल पुली कैसी होती है? आइडियल पुली मासलेस। So net force is 0. नेट फोर्स इज, पुली पे नेट फोर्स 0 होता है क्योंकि फोर्स मासलेस है, तो F बराबर ma से m 0 है, तो F बराबर 0 हमेशा आएगा। इसका क्या मतलब है? जब भी पुली होगी ऐसे, अगर मान लो ऐसे दिख जाए पुली, तो यहां T है, यहां T है, तो यहां अपने आप 2T हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स पुली पे कितना होना चाहिए? 0। अगर ऐसे दिख जाए तो, वैसे हमने एक्सेल लगा के भी किया हुआ है, पर अगर ऐसे दिख जाए सीधी पुली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो अगर टी 2 बार है तो ऊपर 2T हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? yes. अब देखते हैं, अब आपके सवालों को वापस समझते हैं। पहला सवाल, सबसे पहला, इसकी V1 मान ली, इसकी वेलोसिटी V2 मान ली। स्टेप 1, हर जगह टेंशन, जितने ब्लॉक से जुड़ी हुई चीजें हैं सबका टेंशन लिख लो। तो यहां टेंशन T, यहां भी टेंशन T, पक्का? और डॉट करना है। इस वाले पार्टिकल पे आते हैं, T किधर?
टेंशन किधर है इस पे, ऊपर, और वेलोसिटी ऊपर, दोनों एक ही दिशा में, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ए डॉट बी, तो यह रहेगा टीवी2। इस पे टेंशन किधर, ऊपर, वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, माइनस टीवी1 बराबर 0। तो क्या आ गया, टी कैंसिल, अरे टी माने गायब हो जाएगा, चिंता ना करें, टी कैंसिल, क्या हो गया, v1 इक्वल टू v2। देखो लस्सी की लंबाई फंबाई अब देखने की जरूरत नहीं है, इससे भी कर सकते हैं, क्लियर है। अगला ध्यान से देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट पता होता है क्या होता है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, याद है ना। ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपके पास एक ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो यहां टेंशन टी और टी ही रहेगा, ये एंगल थीटा है, टी इधर है, v1 इधर है, टी डॉट बी क्या हो गया, टी v1 cos थीटा। ए डॉट बी होता है ए बी, उनके बीच का एंगल, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो ए बी सीधे हो जाएगा cos 0, अपोजिट है तो ए बी माइनस ए बी हो जाएगा cos 180, एंगल थीटा है तो पक्का तो टी इधर, v इधर, v1 इधर, टी v1 cos थीटा, टी v1 cos थीटा, इसका टी इधर माइनस टी v2 बराबर 0, यही रिलेशन आया होगा, v1 cos थीटा बराबर v2। अरे ठीक है। अगला तो मुझे ज्यादा ध्यान ज्यादा दे उतारने को मिल जाएगी, ये वापस, ये ब्लॉक था, ये इधर था, ये इधर था, ये इधर था, क्या क्या वेलोसिटी मानी थी इसकी, v1, इसकी नीचे ही v2 मानी थी, और इसकी नीचे ही v3 मानी थी, पक्का। अब देखो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, इसकी रस्सी उसकी रस्सी, अब यहां बहुत आसान है, टेंशन टी, टी, 2t, 2t, इस पे आओ, 2t किधर, वेलोसिटी किधर, माइनस 2t v3, इस पे किधर टेंशन, वेलोसिटी किधर, माइनस टी v2, इस पे t ऊपर v नीचे, माइनस टी v1 बराबर 0, खत्म, बराबर 0। तो क्या आ गया हमारे पास, भाई क्या आ गया, टी उड़ गए, 2v3 माइनस 2v3 माइनस v2 माइनस v1 बराबर 0, अरे माइनस भी उड़ा दिया, तो v1 प्लस v2 प्लस 2v3 बराबर यही आया था, तो ये यहां पर इसको भी इस्तेमाल कर सकते, यही करेंगे आप, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, पर फंडामेंटल आना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बात। कई जगह इसमें फंस जाएंगे जब कॉम्प्लिकेट होगा, तो ऐसी जगह जब लगे बहुत मुश्किल सवाल है, जैसे वो, इसलिए वो सवाल मुश्किल है क्योंकि सारे लोग ये सिखाते हैं सिर्फ, जो वाला सवाल था हमारे लिए आसान, वो इसलिए था क्रोटो वाला सवाल क्योंकि हमने उसको फंडामेंटल से सीखा था, फंडामेंटल से किया, एक लाइन में हो गया। क्लियर है। वहां थोड़ी कंफ्यूजन है T2, क्योंकि उस जगह पे सवाल उसमें वहां दिक्कत हो जाती, इस मेथड से लंबा पड़ता। क्लियर है क्या मेरी बात। That's it for today. बाय रहेगा सभी को, enjoy your life. If you find it enjoyable, otherwise make it, because the most important thing in life is खुश रहना। बाय 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 बाय। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो IIT JEE की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है, अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ़ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.